उसको हमारा नंबर दीजिए, बात करते हैं यार, बच्चों को मिला जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और इस कार्यक्रम के में प्रबंध समिति के अध्यक्ष माननीय प्रमन जी और प्रबंध समिति के मंत्री श्री आनंद पांडे जी, सदस्यगण, पदाधिकारीगण, रज्जू भैया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण, विभिन्न महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त एवं सेवारत प्राचार्य, शिक्षक गण, छात्र छात्राएं एवं बहनें तथा मीडिया के लोग, प्रसन्नता है कि इस महाविद्यालय ने प्रतिभाओं का सम्मान किया। संयोग से आज रामानुजम जी का जन्मदिन भी है, गणित दिवस, जिन्होंने गणित के 4000 से अधिक फार्मूले समीकरण दिए। आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन तमिलनाडु में इरोडा जगह है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। आज उनका भी दिन है और इस दिवस का चुनाव बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से माननीय शुक्ला जी ने किया। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर पंडित मुनीश्वर दत्त स्वर्ण पदक एवं श्यामेश्वर मिश्र, श्याम सुंदर मिश्र, श्याम शंकर मिश्र पदक प्राप्तकर्ताओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वैसे प्रतिभाओं का सम्मान, प्रतिभाओं का संरक्षण, प्रतिभाओं का संवर्धन होना चाहिए और यह महाविद्यालय आयोजित कर रहा है। इस महाविद्यालय परिवार को मैं साधुवाद देता हूँ। मुझे भी आमंत्रित किया, इसके लिए आभार। और बिना औषधीय गुण के कोई वनस्पति नहीं होती। ये जितनी भी वनस्पतियाँ दिखती हैं सभी में कुछ न कुछ औषधि के गुण होते हैं। तो बिना अक्षर के कोई मंत्र नहीं बनता, बिना औषधीय गुण के कोई वनस्पति नहीं होती और बिना गुण के कोई बच्चा नहीं होता। हर बच्चे में कुछ न कुछ गुण होता है। यह शिल्पी की भूमिका है, यह रचनाकार की भूमिका है। उसके गुणों को पहचाने, उसके गुणों को निखारे और अवगुणों का धीरे धीरे अवसान करे। यह शिल्पी की भूमिका है, यह शिक्षक की भूमिका है। मैं इस प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं में और शिक्षण संस्थाओं में प्रायः मैं कहता हूँ, यही शिक्षा और शिक्षण संस्थाएं केवल नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए नहीं बनी है। इसका बड़ा व्यापक उद्देश्य है और शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का और संस्थाओं का दायित्व बनता है कि छात्र के अंदर एक जीवन दृष्टि दे, एक विजन दे कि आखिर हमारी पढ़ाई का उपयोग क्या है, हम पढ़ करके क्या करना चाहते हैं। हो सकता है हमारा करियर बहुत अच्छा हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। एक विजन लेकर के जब तक यहाँ से नहीं जाता है तब तक शिक्षा का
अर्थ जो है अधूरा है। मैं आ रहा था रास्ते में, एक शैक्षणिक संस्था के फ्रंट पर लिखा हुआ था शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। बहुत अच्छा बोध वाक्य है और यही सेवा शिक्षा का निहितार्थ है। एक विजन, और विजन देना शैक्षणिक संस्थाओं का, शिक्षकों का एक दायित्व है। आखिर जीना तो किस बात के लिए? जीना केवल अपने के लिए, जीना केवल अपने परिवार के लिए, अरे जीना तो इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए भी। यदि यह एक जीवन दृष्टि मिल जाए तो ही शिक्षा का यथार्थ है। शैक्षणिक संस्थाओं से यह जीवन दृष्टि देने का काम विलोपित होता जा रहा है। अब पैकेज से पहचान होती है, ठीक है भाई, कैरियर बिल्डिंग, कैरियर बिल्डिंग, कैरियर बिल्डिंग इज मस्ट, बट कैरियर बिल्डिंग नॉट फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर माई फैमिली ओनली। ये हमारा कैरियर यदि बहुत अच्छा हो तो हमारा कैरियर केवल हमारे पेट के रोजगार देना नहीं। मैंने बड़ा सोच समझ करके कहा कि यह जीवन दृष्टि देने का काम जो शैक्षणिक संस्थाओं का है वो विलोपित होता जा रहा है। और प्राथमिक विद्यालय में एक प्रार्थना हुआ करती थी, कुछ लोग जानते होंगे। तो यह प्रार्थना नहीं होती कि हमको खूब बढ़िया जॉब दे दो और खूब बढ़िया पैकेज दे दो, खूब मोटी रकम दे दो। यह नहीं प्रार्थना होती थी। प्रार्थना होती थी वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर गट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जब जीवन सफल बना जाए। शिक्षार्थी प्रार्थना के समय विद्यालय में आते ही यह प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी भक्ति दो जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए, हम समाज के काम में आए, हम देश के काम में आए। लेकिन अब बीच के कालखंड में इन प्रार्थनाओं को भी शिक्षा के मंदिरों से हटा दिया गया कि नहीं नहीं, इस प्रकार की प्रार्थना से तो कुछ दूसरे तरह की आवाज़ आती है, इसलिए इसको बंद करो। ये बड़ी विडंबना है। और यह जो प्रवाह समय का चल रहा है उसके साथ शिक्षा प्रभावित होने लगी। उसका आकलन रोजगार से, उपलब्धियों से, कैरियर से आंका जाने लगा है। और प्रकारांतर से यह कहा जाना कि यह सुविधा नहीं है, वह सुविधा नहीं है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ घटा रहेगा। 5 आदमी का परिवार है, उसमें भी कुछ घटा रहेगा, कुछ हमेशा कमी बोध होगी। ये हो जाता तो अच्छा होता, थोड़ा ये अच्छा हो जाता, तो ये कमी का बोध हमेशा रहेगा। ये समस्याएं, ये अभाव हमेशा रहेगा। ये समस्या और चुनौतियां आती रहेंगी, आगे भी रहेंगी, बनी रहेंगी। इन समस्याओं का आना दैट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। यही जीवन की कला है। यदि हमें शिक्षा यह एक देती है कि ठीक है, समस्याएं तो रहते ही हैं, तो कैरियर में केवल सफल होना, अच्छी उपलब्धि पा जाना, केवल अच्छा एक पैकेज पा जाना, यह जीवन की सफलता नहीं है। बहुत सारे हम लोगों ने देखा है, नौजवान लड़के, 28 साल के लड़के जो IPS हैं, IAS हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करते हैं, करियर बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन से निराश होकर के क्या कर बैठते हैं, आप सब जानते हैं, अखबारों में अक्सर सुनते हैं। करियर में सफल होना एक अलग बात है और जीवन में सफल होना एक अलग बात है। मैं आज के प्रतिभाओं से यह कहना चाहूँगा, केवल आप अपने करियर में सफल तो हुए हों, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन करियर में सफल होने के साथ साथ आप अपने जीवन में भी सफल हों, यह मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्योंकि जीवन में सफलता होना यह बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 तरह के स्किल की बात कही गई है। 4 तरह की स्किल की बात कही गई है। एक स्किल की बात कही है कि एकेडमिक स्किल, ओके, यू मस्ट इनरिच योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। API जिसको कहते हैं भाई, अच्छे पेपर लिखें, अच्छी किताबें लिखें, ठीक है, अच्छा लिखें, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा पढ़ाएं, पढ़ करके पढ़ाएं। एकेडमिक स्किल ये हर छात्र में डेवलप होनी चाहिए। और दूसरी बात होती है एक प्रोफेशनल स्किल। आप जिस प्रोफेशन में हैं, टीचिंग में है, अच्छा टीचर बने। अभी मैं माता नीलिया जी की शिष्या को देखा, वोकेशनल स्किल भी जिस व्यवसाय में है उसमें उत्कर्ष पहुँचे भी करना चाहिए। लेकिन इन तीनों के साथ साथ यदि आप में बहुत अच्छा प्रोफेशनल स्किल है, आप में वोकेशनल स्किल है, एकेडमिक स्किल है, दैट इज नॉट इनफ, वही पर्याप्त नहीं है। आपके अंदर एक लाइफ स्किल भी होनी चाहिए, जीवन की। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस लाइफ स्किल पर, जीवन शैली पर, जीवन की कला पर ज़्यादा जोर दिया है। और उसके अंदर 4 शब्द कहे गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। थोड़ा सा जो देखे होंगे उसको पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। पहला उसमें है कम्युनिकेशन, दूसरा है कोऑर्डिनेशन, तीसरा है टीम वर्क और चौथा है रेजिलियंस। ये 4 शब्दावली उसमें आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में। देखिए वो कहता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि कम्युनिकेशन, संवाद रहना चाहिए, संवाद करना सीखे। लेकिन हो सकता है कि मतांतर हो, मतभेद हो मुद्दों पर। एक ही डिपार्टमेंट में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, उसमें कुछ मतभेद है, मतभेद हो सकता है। भैया सिलेबस में रहना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए, इसको पहले पढ़ाना चाहिए, इसको बाद में पढ़ा, मतभेद हो सकते हैं। और मतभेद ये बड़े बन जाते हैं, छोटे छोटे मतभेद। लेकिन मेरा आग्रह है कि संवाद तो कायम रहे, ऐसा ना मतभेद बन जाए कि संवाद बंद हो जाए। मतभेद रहे लेकिन मन भेद ना रहे, मन तो एक रहे। यदि परिवार में भी मतभेद है, पति पत्नी में मतभेद है, पिता पुत्र में मतभेद, चलो जाए, लेकिन मन तो एक रहे। हम भी अच्छा चाहते हैं, वो भी अच्छा चाहता है, अच्छा होगा। मन तो एक रहे, इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल सिखाना बच्चे को। और दूसरी चीज़ लाइफ स्किल के लिए कोऑर्डिनेशन। ठीक है भाई, हर आदमी का स्वभाव और रुचि प्रकृति अलग अलग है। भगवान ने हर आदमी को अलग अलग बनाया है। हर आदमी एक ही तरह का आदमी हो जाए तो कोई किसी को पूछेगा ही नहीं। घर में ही कोई उग्र स्वभाव का है, कोई थोड़ा सा सामान्य स्वभाव का है, कोई किसी, चाहे परिवार में हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन, संतुलन। और जीवन में अपने परिवार, अपने समाज, अपने परिवेश के साथ कौन कितना बढ़िया संतुलन बना लेता है, वही तो लाइफ स्किल है, संतुलन बना। और तीसरी चीज़ जो नई उसमें दिया गया है लाइफ स्किल में, टीम वर्क, साथ साथ करने की एक भावना, सामूहिकता का एक भाव, अनामिकता के भाव से एक सामूहिकता का भाव रहे कि सामूहिक रूप से हम प्रवास करके टीम वर्क, जिसका सबसे बड़ा अभाव आज संकट दिखता है। कहीं 5 आदमी बैठ जाएं एक साथ तो 6वां आदमी सोचता है कि लगता है कि हमारे ही बारे में बात हो रही है और कोई बात हो ही नहीं रही है। वो एक शंका, आशंका का भय, तो उससे हट करके एक टीम वर्क लड़कों के अंदर, छात्रों के अंदर, ये को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से, पहले से होते हैं एनसीसी, इस प्रकार के कार्यक्रम, चाहे इस तरह के आयोजन, इस तरह के आयोजन व्यर्थ नहीं होते हैं। इस आयोजनों से भी आदमी सीखता है। ये अभी एक अनौपचारिक शिक्षा है,
बीएड वाले लोग पढ़ाते होंगे तो जानते हुए, यह भी एक अनौपचारिक शिक्षा है। कार्यक्रम करना कराना है, कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे संदेश डाला जा रहा है, क्योंकि टीम स्पिरिट है कि भाई नहीं, सामूहिकता भाव से, जिसे आप लोगों ने देखा अच्छी स्पिरिट है भाई। हमारे शुक्ला जी भी लगे हुए हैं, प्रमन जी भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं और सभी लोग पूरी स्टाफ लगा हुआ है एक भाव से। मन सबका एक है, मत हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन सबको अच्छा करना है। एक टीम वर्क, क्योंकि जहाँ भी टीम वर्क होगा, परिवार में भी एक टीम वर्क, समझता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रतिभा तो अपनी सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन असली प्रतिभा का प्रमाण तब है जब आप जीवन की शैली भी सीखें, जीवन में भी सफल हों। और इसीलिए टीम वर्क का भी आना अपने में बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक शब्द आता है रिजिलियंस। रिजिलियंस जिसका अर्थ होता है सहनशीलता। अब आजकल किसी युवक से ज़रा बात करिए, कुछ तेज साइकिल चला रहा हो, मोटरसाइकिल चला रहा हो, चाहे गाड़ी चला रहा हो, तो उल्टा चला रहा है, तो या तो आपको मारने पर तैयार हो जाएगा या तो मरने को तैयार हो जाएगा। ये रेजिलियंस भाई, सहनशीलता तो है भाई, ठीक है चलो हो गया चलो आगे चलो आगे। रेजिलियंस, तो ये जो चार चीज़ें हैं एकेडमिक, अब एकेडमिक स्किल, प्रोफेशनल स्किल, वोकेशनल स्किल के साथ साथ ये लाइफ स्किल का विकास हो। अब जो है नई एजुकेशन पॉलिसी में ज़्यादा इस पर जोर है, और इसके बिना सब कुछ जो है अधूरा है। हमेशा, और दूसरी चीज़ हमने शुरुआत में कहा कि भाई ठीक है कैरियर बहुत कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए, कुछ अपने परिवेश के बारे में भी, कुछ अपने समाज के बारे में, कुछ अपने देश के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए। एक भावना रहे तो इस मातृभूमि के लिए कुछ करें, इस समाज के लिए कुछ करें हमेशा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा ऋण है, इस धरती का ऋण है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि लक्ष्मण अब लौट चला जाए, 14 साल हो गया, अब वनवास का अवधि पूरी हो गई, अब अयोध्या चला जाए, चलना चाहिए वहाँ पर भाई अयोध्या के लोग प्रतीक्षा कर रहे हों। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा लालच आ गया, अरे भैया ये 14 साल तो कांट कूस पर हम लोग चले, पता नहीं कितने कितने लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या आफत उठाए हम लोग। अब कुछ दिन ये और वहाँ है क्या, यह तो सोने की लंका है, यहीं रह लिया जाए, विचलित हो गए। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, जिसका वर्णन भवभूति ने अपने उत्तर रामचरितम में किया है, व्यापी स्वर्णमयी लंका न मम रोचिते लक्ष्मण जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यह स्वर्ण रूपी लंका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हमको। माता और मातृभूमि इस स्वर्ग से भी बढ़कर के, जन्मभूमि कर्मभूमि स्वर्ग से महान है, अनादि है, अनंत है, ये सृष्टि का विधान है। तो जब भी यदि हमारा करियर बहुत अच्छा हो जाए तो ये समाज के लिए भी कुछ करें। समाज में यदि केवल मेरी ऊंचाई बढ़ती जाए, मेरा समृद्धि बढ़ती जाए, और हमारे चारों ओर निर्धन विपन्न और विवश लोग रहें, तो हमारी समृद्धि सुरक्षित है क्या? हमारी भी समृद्धि सुरक्षित नहीं है, और किसी की समृद्धि सुरक्षित नहीं है। इसलिए यदि हमारी समृद्धि है तो यह समाज भी समृद्ध हो, यह देश भी समृद्ध हो। यदि यह संदेश लेकर के शैक्षणिक संस्थाओं से जाइए तो निश्चित रूप से जीवन का यही कौशल है, जीवन का कौशल है। कुछ न कुछ
जब भगवान सामर्थ्य दे तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए। कल कौन सा समय है, और जो स्थान और समय को जान जाए उसी को तो गीता में स्थिति प्रज्ञ कहा गया, उसी को। और जीवन में यह जान जाए कि कहाँ पर कौन क्या चीज़ बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किस स्थान पर, तो आदमी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि स्वयं भूगोलवेत्ता होने के नाते भूगोल विषय की मर्यादा का भी ध्यान रखते हुए और इस स्थान जो उत्कृष्ट स्थान है जो प्रमन जी ने, आनंद जी ने दिया है, इतना बढ़िया आप सभी लोगों को साथ मिलाने का अवसर दिया और इतने अच्छे होनहार प्रतिभावान छात्रों के साथ मिलने का भी अवसर दिया। मैं साधुवाद देता हूँ और स्थान और समय की गरिमा और मर्यादा का सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। एक इन बच्चों के साथ संवाद करते हुए जीवन में कुछ न कुछ एक विजन लेकर के चलो, विजन, मिशन एंड एक्शन प्लान, ये हर आदमी को तैयार करना चाहिए, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हमारा विजन क्या है, काम करने के सपने क्या हैं, उसको पूरा करने के लिए मिशन क्या है और उसको दोनों को पूरा करने के लिए हमारे पास एक्शन प्लान क्या है। और यदि तो कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर के चलो। तो अटल जी की कविता, ये 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन है, 25 दिसंबर को, और सुशासन दिवस के रूप में प्रदेश और देश पूरा मनाने जा रहा है। तो उनकी एक कविता के साथ जो बड़ी हमारे लिए प्रेरणा देती है, उसी के आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। लक्ष्य तुम्हारा ओझल न हो, लक्ष्य तुम्हारा ओझल न हो, कदम बढ़ाए चल, लक्ष्य तुम्हारा ओझल न हो, कदम बढ़ाए चल, तो मंजिल तुम्हें मिलेगी, मंजिल तुम्हें मिलेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। किसी के साथ मंच के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए और इतने अच्छे धैर्यवान, मैं देख रहा हूँ कि 11 बजे शुरू हो गया था, 3 घंटा हो गया, और इतने धैर्यवान श्रोता और अतिथि बैठे रहें, ये तो भाई बड़ी अच्छी बात है। और इसके लिए मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। संचालक के प्रति साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय कुलपति महोदय।